नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज टीबी उन्मूलन दिवस है और इस मौके पर आज हम बात कर रहे हैं तपेदिक यानी कि टीबी की। खासतौर से भारत के परिप्रेक्ष्य में इस पर बात करना इसलिए लाजिम हो जाता है क्योंकि हमने जो लक्ष्य रखे हुए हैं टीबी उन्मूलन के, वो बड़े ही शानदार अपनी तरफ से रखे गए हैं। दुनिया 2030 तक पूरी दुनिया को टीबी से मुक्त करना चाहती है, लेकिन हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो 2025 का है और इसको लेकर पिछले साल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक निक्षय 2.0 करके एक नया बाकायदा अभियान भी लॉन्च किया गया था। लेकिन 2025 तक क्या वाकई में भारत टीबी मुक्त हो पाएगा? इस प्रश्न का जवाब इसलिए ढूंढना जरूरी है क्योंकि आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बढ़ती हुई ट्रेजेक्टरी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टीबी को लेकर एक चिंता की बात यह है कि ये लगभग 40% आबादी में इसका बैक्टीरिया कहीं ना कहीं दबा हुआ है सुसुप्त अवस्था में, और ये कभी भी सक्रिय हो सकता है अगर इसे एक इम्यूनो सप्रेस्ड बॉडी अगर मिले, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर बॉडी मिले। इतनी खतरनाक अवस्था में जब टीबी हमारे बीच में है तो क्या हम वाकई में कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगा? इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज बेहद खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। देश में हर 1 लाख में 210 टीबी के मरीज हैं, जबकि 2015 में यह आंकड़ा 1 लाख पर 256 था। ताजा आंकड़े के मुताबिक हर 1 करोड़ लोगों में 21,000 लोग टीबी से ग्रस्त हैं और 140 करोड़ की आबादी में 29,40,000 यानी करीब करीब 30 लाख टीबी के मरीज हैं। टीबी के कुल मरीजों में 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। दुनिया की कुल टीबी मरीजों में 1/4 भारत में है। परेशान करने वाली बात यह भी है कि टीबी का इलाज होने के बावजूद हर साल भारत में 4,45,000 लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां है? सरकार की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2 लाख मरीजों की कोई जानकारी उनके पास उपलब्ध नहीं है। 1,30,000 मरीज रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दोबारा दवा लेने अस्पताल नहीं आए। असल दिक्कत इन्हीं लोगों से है। इनके कारण ही टीबी तमाम कोशिशों के बावजूद कम नहीं हो रहा है और इनकी लापरवाही का नतीजा है कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट यानी एमडीआर टीबी के मामले बढ़ रहे हैं। हर साल देश में करीब 70,000 एमडीआर टीबी के मामले सामने आ रहे हैं। टीबी भी कोरोना की तरह संक्रामक बीमारी है। ये खांसने छींकने से एक से दूसरे में फैलती है। यूं तो ये बीमारी फेफड़ों की है, मगर अब बड़ी तादाद में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, यानी ब्रेन की टीबी, आंखों की टीबी, रीढ़ की हड्डी की टीबी, आंतों की टीबी, पेरियाकार्डाइटिस की टीबी, बच्चेदानी की टीबी वगैरह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीबी में एलोपैथ दवा के अलावा कोई इलाज नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आयुर्वेद, नीम हकीम और होम्योपैथ के चक्कर में फंसकर अपना केस बिगाड़ लेते हैं। इलाज में देरी इस बीमारी को गंभीर तो बनाती ही है, कई मामलों में जानलेवा साबित होता है। अगर किसी को 2 सप्ताह से अधिक खांसी बुखार है तो बलगम की जांच करवानी चाहिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रोग में डॉक्टर की सलाह पर साइट से फ्लूइड सैंपल, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई आदि की जांच डॉक्टर की सलाह पर करानी चाहिए। टीबी का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। सामान्य टीबी की बात करें तो 6 माह में मरीज स्वस्थ हो जाता है। एमडीआर टीबी में 9 से 18 माह तक इलाज लेना पड़ता है। एमडीआर टीबी में दवाई की मात्रा भी ज्यादा होती है, साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं। इसमें स्वस्थ होने की दर भी कम होती है। भारत में 2025 तक इस बीमारी को जड़ से मिटाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि WHO के लिए ये लक्ष्य 2030 का है। देश में इसकी रोकथाम के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें इलाज से लेकर स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन के लिए सरकारी मदद देना शामिल है। अकेले केंद्र सरकार हर साल 7,500 करोड़ रुपए टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर खर्च करती है। इसके बावजूद देश के लिए टीबी मुक्ति के लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। ये तभी संभव हो सकता है जब इस दिशा में व्यक्ति, समाज और सरकार भी मिलकर कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र दीवान सर, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस के। डॉक्टर दीवान, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरूप बसु, सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर बसु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर दीवान, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा और थोड़ी सी चिंता आंकड़ों को देखकर इसलिए हो जाती है क्योंकि हमने लक्ष्य जो है वो बड़ा अच्छा रखा है अपनी तरफ से।
लेकिन क्या हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाने की दिशा में अभी हम ठीक ठाक तरीके से जा पा रहे हैं? वो भी तब जब हम जानते हैं कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी का बोझ सह रहा है। लगभग 26 लाख इस लोग जो है इस बीमारी से ग्रसित हैं और उनमें भी 4 लाख लोग हर साल इसकी भेंट चढ़ जा रहे हैं, वो दुनिया छोड़ देते हैं टीबी की वजह से। तो 2025 तक जो हमने लक्ष्य रखा हुआ है टीबी मुक्त भारत का, आपको लग रहा है सर ये प्रैक्टिकल मायनों में हम अचीव कर पाएंगे? देखिए, जो आंकड़े आपने प्रस्तुत करे हैं वो बिल्कुल सही हैं, पर उनको करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। ओके। हम जब ये देखते हैं कि जब ये प्रोग्राम रिन्यूड विगर के साथ 97 में शुरू किया गया और 2015 तक जो मोर्टेलिटी मतलब टीबी से मरने वाले लोगों की संख्या में 42% की कमी आई, और 2017 में जब प्रधानमंत्री ने अर्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जल्दी करने का ऐलान किया, तो उसके बाद हर वर्ष 4 या 5% इंसिडेंस जो हर साल नए मरीज देखते हैं उनमें कमी आ रही है। और 2022 में 2020 और 21 में कोविड की वजह से हमने काफ़ी कुछ समय लूज़ किया, लेकिन 2022 में हमें ऑलमोस्ट 11 से 12% रिडक्शन देखने को मिली है। और अगर हम भारत को अलग अलग ज़िलों और स्टेट्स में देखें तो कुछ स्टेट्स ने और कुछ ज़िलों ने वो टारगेट्स जो हमने अपने लिए सेट करे थे 2025 तक अचीव करने के, वो अचीव कर लिए हैं। एक मैं जनता के लिए क्लैरिफिकेशन दे जाऊँगा, टीबी एंडिंग का मतलब हमारा ये है कि 2015 में जो एनुअल इंसिडेंस था, माने नए केस जो टीबी के रिपोर्ट किए थे, उसमें 80% रिडक्शन को हम एन टीबी मानते हैं और मोर्टेलिटी रिडक्शन में 90% को एन टीबी मानते हैं। तो उस हिसाब से हम जो प्रगति है, क्योंकि पॉलिटिकल कमिटमेंट और फाइनेंशियल कमिटमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जितना सपोर्ट मिल रहा है और जितना प्रोग्राम ने पेनिट्रेट करा है सारे भारत के ज़िलों में, दूर दराज के इलाकों में, तो उसका असर दिखना शुरू हुआ है। एंड देयर कैन बी एन एक्सीलरेटिंग इफेक्ट। अब 2025 तक हम टारगेट अचीव कर पाएंगे, उम्मीद तो है, जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। अगर लेकिन बावजूद इसके हमारी प्रगति अगर एक्सीलरेट होती रही तो ये निकट भविष्य में उन टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ये है कि टीबी की बीमारी यंग अर्निंग वेज पॉपुलेशन जो समाज के लिए, परिवार के लिए कमाई करते हैं, उस पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। तो गरीबी का बहुत बड़ा कारण है, और अगर हम गरीबी उन्मूलन की तरफ आगे बढ़ें, ये कंट्रोल कर पाएँ, तो उसका सारे सामाजिक व्यवस्था पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। एब्सोल्युटली सही। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारा लक्ष्य है उस दिशा में हमारे जो प्रयास हैं उनमें तो कोई कमी है नहीं, ये तो जग जाहिर भी है। लेकिन जैसा आपने बताया, और डॉक्टर अरूप बसु मैं आपके पास ही आना चाहूँगा इसको लेकर, कोविड ने बहुत कुछ हमारी इस ट्रैजेक्टरी को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हुई। इनफैक्ट उस समय जो हमारा मूल मंत्र जो एनटीबी का रहा है, फाइंड ट्रीट ऑल, तो ये तो हो ही नहीं पाया एक तरह से। और दूसरा, हमारे समाज में एक नया इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ग जो है वो तैयार हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये टीबी का जो बैक्टीरिया है ये सबसे पहले उसी को मारता है। तो ऐसे में ये जो स्थिति हमारे सामने है, 2025 के आंकड़े के आसपास भी अगर हम चले गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल जो स्थिति आपको लग रही है देश में इस वक्त टीबी की, वो किस तरह से आप उसका आकलन करेंगे और क्या कुछ उसमें एडिशन किए जाने की आवश्यकता है जो हमारे प्रयास हैं सर? स्थिति तो डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग है, और जैसे आपने कहा कि कोविड के 2-3 वर्षों ने इस स्थिति को और बढ़ा दिया है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि इन 2-3 वर्षों में जो केस ट्रैकिंग, केस ट्रेसिंग, उनकी ट्रीटमेंट, वो सारे चीज़ों में हमको कई सारी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ दी जो बीमारियां लोगों में फैली थी, प्लस कोविड के वजह से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, कोविड के ट्रीटमेंट के वजह से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसके वजह से टीबी की तादाद भी बढ़ने लगी लोगों में। और ये 2025 तक पूरी तरह से हम अपने गोल पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम इस चैलेंज को नहीं उठाते हैं तो हमारे सामने ये चैलेंज आगे बढ़ता ही जाएगा। और इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब तक हम लोग इस चीज़ को, जैसे डॉक्टर दीवान ने भी कहा कि कई डिस्ट्रिक्ट्स में इसमें कई दफ़ा हम लोग, कई जगह पे हम लोगों ने इसके ऊपर काबू पा लिया है, तो अगर हम उस गोल को दिमाग में रख के चलें,
तो क्यों, संभव जरूर है, कम से कम हमको कुछ और आगे चल के इसमें डेफिनेटली सक्सेसेस मिलेंगी। मुझे सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का एक एडिशन करना है कि जो इस तरह का चैलेंज है, जो इतना बड़ा चैलेंज है, इतनी बड़ी तादाद में ये बीमारी हमारे यहाँ फैली हुई है, मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार के भरोसे अगर हम चलते रहे तो ये एक तरह से मुश्किल होगा, क्योंकि संसाधन सरकार के पास भी सीमित हैं। तो अगर इसमें हम एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कुछ प्रयास करें, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व करें, तो मुझे लगता है ये गोल अचीव करना थोड़ा सा और संभव होगा और मुमकिन होगा। एब्सोल्युटली। डॉक्टर दीवान, अब सबसे बड़ी बात ये है, जो जब हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा चिंता हमें इस बात की होती है कि कंप्लीटली क्योरेबल और लार्जली अगर कहें तो प्रिवेंटेबल है, उसके बावजूद इतना बड़ा बर्डन है हमारे पास। करीब करीब 1/4 ऑफ द वर्ल्ड केसेस हमारे पास हैं। डेथ्स में तो 1/3 ऑफ द डेथ केसेस हमारे पास हैं। इतना क्यूरेबल होने के बावजूद, प्रिवेंटेबल होने के बावजूद, ये कहां है सर? क्योंकि हम जिस स्टिग्मा की बात करते थे, हमें ऐसा लगता था कि जैसे जैसे समाज प्रगति कर रहा है, लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे लगता था कि लोग स्टिग्मा से तो कम से कम बाहर आ जाएंगे, टीबी के बारे में खुलकर बात करेंगे, बताएंगे। लेकिन वो जो कलंक है, वो कलंक अब तक दूर नहीं हुआ। तो ये एक प्रशासनिक समस्या आप देखते हैं इसे, या दुर्भाग्य से अभी भी एक सामाजिक बड़ी वजह बनी हुई है? देखिए, मेरी राय में यह है कि कोविड ने सेटबैक तो किया, एट द सेम टाइम इट ब्रॉट आउट ए वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द होल मशीनरी, दैट द होल मशीनरी कैन बी गियर्ड। जिस तरह से हमने कोविड में 2 बिलियन डोजेजेस दी, और उससे में टीबी के ऊपर भी एक फोकस गया कि ये भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, पर जस्ट बिकॉज इसके साथ एक लो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का लेबल जुड़ा हुआ है, जबकि ये बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण है। टीबी किसी को भी असर कर सकती है, गरीब से गरीब वर्ग से लेकर अमीर से अमीर वर्ग को, लेकिन एक लेबल जुड़ा हुआ है, इस वजह से लोग। और दूसरा, टीबी अपने आप में गरीबी का कारण बन जाती है, ये लोग छुपाने का कारण करते रहे हैं। अपनी बीमारी को ना छुपा के ना बता के वो बीमारी को और फैलाने में मदद करते हैं। पर उस स्टिग्मा को मैं ये कहूँगा, अगर हम करेक्ट पर्सपेक्टिव देखें पिछले कई दशकों के, क्योंकि टीबी की बीमारी ऐसी है, कई दशक में जो भी एफर्ट्स करे जाते हैं उनका रिजल्ट देखा जाता है, पहले से काफ़ी बेहतर है। अब मरीज टीबी के बारे में भी खुल के बात करने लगे हैं, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी। लेकिन जो हमारा मेडिकल स्ट्रक्चर है, जैसे डॉक्टर बासु ने कहा, अभी भी 70 to 80% लोग प्राइवेट मेडिकल सिस्टम से, किसी कोई भी सिस्टम हो, चाहे लोकल डॉक्टर हो, नर्सिंग होम हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, उनसे इलाज लेते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल विल डेफिनेटली इन्हांस एंड एक्सिलरेट आवर फाइट अगेंस्ट टीबी। और इसके लिए थोड़े से सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन के प्रोजेक्ट्स में भी असर है कि जैसे कोई प्राइवेट डॉक्टर भी अगर टीबी का मरीज इलाज करना चाहे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सिस्टम्स, तो उसको भी दवाएं गवर्नमेंट दे सकती है, उसको थोड़ा सा फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दिया जा सकता है अगर वो मरीज को प्रेरित करे। और एक और पॉजिटिव बात है, जो टीबी डायग्नोस्टिक्स है, पहले हम खाली स्पूटम स्मीयर एग्जामिनेशन पर डिपेंड करते थे, अब उसके मॉलिकुलर टेस्ट्स हैं, एलपी है, मिजिट कल्चर सेंसिटिविटी, ये बड़े एडवांस किस्म के टेस्ट हैं, जो ना केवल बीमारी का डायग्नोसिस की टीबी है, बल्कि कौन सी दवा उस मरीज को असर करेगी, वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है या नहीं, वो बहुत कम समय में बता सकते हैं। और ये सब टेक्नोलॉजी को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जब हम कहते हैं सरकार के साधन सीमित हैं, हमें इस समय 7 या 8 स्टेक होल्डर्स या पार्टनर्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, MSF और USAID या द इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। सो ऑल ऑफ दीज पार्टनर्स हैव कम टुगेदर एंड दे आर ऑल्सो असिस्टिंग द फंडिंग क्वाइट लिबरली। ग्लोबल अलायंस है। सो इस वजह से ये, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने कॉल दी है पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से, मैनी रिसोर्सेज आर ट्राइंग टू कम टुगेदर एंड इफ दिस पॉजिटिव इम्पिटस इज मेंटेन्ड, डेफिनेटली थिंग्स कैन इम्प्रूव। एंड आई डॉक्टर बसु से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि जितना हम प्राइवेट पार्टनर्स इन आवर फाइट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस को भी स्ट्रेंथन करेंगे, तो फाइट विल बिकम ईजियर। और इस तरह से मेरे एज इस नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर होने की तरफ से जो कुछ मेरे से सुझाव मांगे गए हैं, उसमें मैंने ये कहा कि जो मॉड्यूलर ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग हम गवर्नमेंट सिस्टम के डॉक्टर्स को टीबी के इलाज के लिए जो हम सेंसिटाइज करते हैं, उसी तरह से प्राइवेट के डॉक्टर्स को भी करें और उनके साथ अपना संवाद और अधिक बढ़ाएं। तो जो चैलेंजेस हैं, ऑल ऑफ अस एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस, इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क,
बट इफ़ यू सी इट इन करेक्ट पर्सपेक्टिव वी आर रियली मूविंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। और दूसरा सिनर्जी है, एफर्ट्स पहले कई दफ़ा अनकोऑर्डिनेटेड होते थे, अब काफ़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं। हमारा निक्षय पोर्टल है जिसपे हर मरीज का डाटा एंटर करा जाता है और जनरली विद इन 4 और 5 डेज ऑफ डायग्नोसिस कोई भी उसको कहीं भी देख सकता है कितने मरीज हो गए हैं, वो किस स्टेज पर हैं, उनकी कहाँ की बीमारी है, डायग्नोसिस अगर हमारे डाटा एंट्री वाले ठीक से एंटर करें। सो देयर आर मेनी थिंग्स। इसी तरह से मरीज की जैसे डायरेक्टली ऑब्जर्व एक जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया जो प्राइवेट पार्टनरशिप का काफी इनकरेजिंग थे कुछ साल पहले कि डेटा जब हमने इस पे पहले भी जब शो किया था उस वक्त हमें पता चला था कि जो निजी क्षेत्र में जो रिपोर्टिंग आई हैं उसकी वजह से भी केसेस थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन कम से कम रिपोर्टिंग तो आना शुरू हुई है। केसेस बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि बीमारी विकराल रूप ले रही है, उसका एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि रिपोर्टिंग अब ज्यादा हो रही है। तो और इसमें निजी क्षेत्र से जो रिपोर्टिंग हुई है उसने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। इनफैक्ट अगर मैं सही हूं तो 2017 से और 2019 के बीच में लगभग 60 से 70% से ज्यादा रिपोर्टिंग दर्ज हुई थी निजी क्षेत्र से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी डॉक्टर दीवान ने रखा। हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर पल्लवी सापले जुड़ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल और डीन हैं जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की। तो आज हम टीबी से मुक्ति की युक्ति खोजने की कोशिश कर रहे हैं अपने खास मेहमानों के साथ। और जैसा मैंने आपसे ब्रेक से पहले कहा था कि हमारे साथ डॉक्टर पल्लवी सापले भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सापले, आपकी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या है? और हमारे जितने भी लक्ष्य रहे हैं हम थोड़ा समझने की कोशिश करें। हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य तो हैं 2025 तक के और उनमें हम चुनौतियों को भी देख रहे हैं, लेकिन हमारी यात्रा जो है वो अभी अच्छी जाती हुई नजर हमें आ रही है। हमारे एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, इंटेंट में कोई कमी नहीं है। तो आपकी नज़र में इस वक्त इस पड़ाव पर टीबी उन्मूलन की खास तौर से जो आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है वो क्या है? हम दो परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। एक जो स्टिग्मा की हम बात करते थे, क्या उससे मरीज समाज बाहर आ रहा है? और जो कोविड की वजह से जो एक डिले आ गया था, क्या हम उससे उबरकर अब वापस ट्रैक पे आ चुके हैं? मैं जहाँ तक फिगर्स देख रही हूँ मुझे लगता है कि हाँ, हमारा कोविड की वजह से जो ऑफ टारगेट हम लोग गए थे 2025 में जो हमें एलिमिनेट टीबी करना था, हम वापस ऑन ट्रैक आ गए हैं। स्टिग्मा कम हो रहा है, गया नहीं है। मैंने डॉक्टर्स में भी देखा है, ये यहाँ कहना ज़रूरी है कि वो स्टिग्मा की फीलिंग है, लेकिन मेडिकेशंस अवेलेबल है। आपको अगर वो स्टिग्मा से मतलब परहेज लग रहा है तो भी आप दवाई तो ले ही सकते हैं। दूसरा, हम पेशेंट्स या जनरल पब्लिक, हमारी जो गलती होती है या कहीं हमारी डॉक्टर्स की भी गलती होती होगी कि ये जो टीबी की दवाई है काफ़ी देर चलती है, 6 महीना 9 महीने या कभी कभी उससे भी ज़्यादा। उसमें गड़बड़ी होने की वजह से जो MDR और XDR टीबी हो रहे हैं उसमें कहीं तो भी उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो वो एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली हम कोशिश कर रहे हैं जाने का, वो जाना चाहिए कि आप ठीक बहुत जल्दी हो जाते हो, आपको लगता है हम ठीक हो गए, लेकिन दवाई का कोर्स पूरा करना है जो आपको बताया गया है, 6 महीने हो चाहे 9 महीने हो, वो नहीं लेने की वजह से कहीं तो भी MDR XDR, और ये बहुत मुश्किल रहता है। आज हमारी टीबी दिन पे ये भी बात हुई कि इन पेशेंट्स को काफ़ी बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जो बीमारी दवाई से ठीक होती है उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं, हो जाती है। तो वो आज का मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लग रहा है। स्टिग्मा तो है, वो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन स्टिग्मा रहते हुए भी दवाई अगर ढंग से ली और अपने घर में आप ले सकते हो आराम से, अगर वो लेते रहे तो 2025 का टारगेट मुझे तो लग रहा है हम ऑन ट्रैक चल रहे हैं और वो पहुंच जाएंगे। डॉक्टर बसु, जैसा कि मैम ने भी कहा और दीवान सर ने भी उसका जिक्र किया था, ये जो लगातार ये जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, अब इसकी वजह से देखिए हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्क्रीनिंग में लेकर आए, डायग्नोसिस में लेकर आए, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर कई बार रिलैक्स भी हो जाते हैं कि हाँ कुछ ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ओके फाइन टीबी है, ठीक अब मैं महसूस कर रहा हूँ, चलो दवाइयाँ छोड़ देते हैं, इसको ज़िंदगी भर कौन खाएगा। और इसकी वजह से जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है जिस भी तरह के हैं उनमें तो ये धारणा कैसे बदली जाए सर? पहले तो मैं एक चीज़ ज़रा आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के आंकड़े जो हैं वो बहुत डरावने हैं। जितने आपने टीबी के केसेस के आंकड़े बताए ना, उनमें से करीब करीब
25 से लेके 30% केसेस या सिंगल ड्रग के रेजिस्टेंट होते हैं या मल्टी ड्रग के। इनफैक्ट करीब 6 से 10% केसेस तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस होते हैं। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ तो हमारा आई थिंक डॉक्टर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है, क्योंकि हम मरीज़ों के साथ उतना टाइम नहीं बिताते कि हम उनको समझा सकें कि भाई इस बीमारी का इलाज किस तरह से पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए कितने दिनों तक हमको इसको दवाई खाना है। जैसे डॉक्टर पल्लवी ने बताया कि 2-3 महीने में पेशेंट अच्छा फील करने लगता है तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अब मैं दवाई क्यों खाऊं। अब जब दवाई नहीं खाते हैं तो ऑब्वियसली वो जो कीड़े कुछ बचे रह जाते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं और नए केसेस ड्रग रेजिस्टेंस के शुरू हो जाते हैं। अब इसमें कुछ डॉक्टरों का रोल है, कुछ जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कई लोग जो हैं वो दवाई लेने नहीं जाते। उसमें हमारा जो टीबी उन्मूलन प्रोग्राम है वो बहुत बड़ी रोल प्ले कर रही है। और मेरे विचार में ये धीरे धीरे जो ड्रग रेजिस्टेंस का सिचुएशन है ये डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को एम्फसाइज करना कि इस बीमारी को ठीक तरह से जब डायग्नोज हो गया है तो उसको ठीक तरह से पूरी तरह से ट्रीट भी करना चाहिए। और जब नहीं ट्रीट करते तभी हमारे तरफ से ड्रग रेजिस्टेंस का, चाहे प्राइमरी ड्रग रेजिस्टेंस हो या सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस हो, वो इसी तरह से सबसे ज़्यादा पैदा होता है। Absolutely. कुछ तरह जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बीच में दवाइयाँ बहुत छोड़ देते हैं। बिल्कुल। और उससे ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये पैदा होती है। तो ड्रग रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। Yes. मुझे लगता है कि नेशनल टीबी जो प्रोग्राम है उन्मूलन का, उसमें इसका ध्यान बहुत ज़रूरी है। और ये जो सारे जो आजकल जो नए डिटेक्शन टेक्निक आए हैं, जिसमें डॉक्टर दीवान ने जिसमें बताया, इसमें ड्रग रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करना बहुत जल्दी हो गया है और उसमें ट्रीटमेंट शुरू करना भी। और प्लस मेरे ख्याल से अब जो नए प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने भी आज शुरू कराए हैं, हाँ। जो नए दवाइयाँ शुरू करी हैं, इसमें बहुत सारा फायदा ड्रग रेजिस्टेंट वाले टीबी वाले एब्सोल्युटली सर, यानी कि जो एमडीआर मुझे टीबी लगता है आने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसको एड्रेस करना। लेकिन बहुत संक्षेप में डॉक्टर दीवान, हमने देखा कि इसके प्रति जागरूकता में काफी अच्छा खासा फंड भी सरकार ने खर्च किया, उसकी हमने देखा कि उसके रिजल्ट्स भी आए। लेकिन इसको लेकर बार बार ये कहा जाता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और ज्यादा पैसा दीजिए टीबी उन्मूलन में, खासतौर से अगर आपके पास कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है तो फिर इससे लड़ना जरा और मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में बताएं, क्या वैक्सीन की स्थिति क्या है और आर&डी पर खर्चा क्या और बढ़ाया जाना चाहिए सर? बिल्कुल ठीक है। देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा एक्साइटिंग फेज है कि टीबी डायग्नोस्टिक्स में भी और टीबी ट्रीटमेंट में और टीबी वैक्सीन तीनों जगह बहुत शोध आजकल किया जा रहा है सारी दुनिया में, और उसके ऊपर काफ़ी एजेंसीज अपना फंड भी प्रोवाइड कर रही हैं। और जैसा कि डॉक्टर बासु ने कहा, इवन एमडीआर टीबी के अंदर 2-3 साल पहले तक जो दवाएं थी वो मैक्सिमम 56% की ओर दिखा रही थी, जबकि एक नई ड्रग रेजिमेंट जिसको हम बहुत जल्द शायद शुरू कर रहे हैं वो 90-95% की ओर रेट दिखाने की परिस्थिति में है। और बट टीबी की रिसर्च में थोड़ा समय लगता है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, हम एक BCG वैक्सीन देते हैं जो जन्म से लेकर 1 साल की उम्र तक सब बच्चे शिशुओं को दी जाती है, लेकिन वो वैक्सीन सारी ज़िंदगी भर टीबी प्रिवेंट करने में सक्षम नहीं है। तो उसके लिए सरकार ऐसा सोच रही है कि बिफोर द पर्सन लीव्स द स्कूल, इन द स्कूल लीविंग टाइम, एक सेकेंड डोज ऑफ दैट वैक्सीन, और पुणे की एक जो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी बनाई जा रही है, लेकिन अभी इसके बारे में शोध पूरी नहीं हुई है। ये संभव है कि वो भी प्रोग्राम के अंदर ऐड करी जाए। और जो हम टीबी के इंसिडेंस में फास्ट रिडक्शन के लिए एक्चुअली 2 इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस की गई हैं। एक है ये वैक्सीन के बारे में सोचा जा रहा है, और दूसरा एक है टीपीटी माने जिस मरीज की स्पुटम पॉजिटिव टीबी डायग्नोज हुई है उसके घर के सब लोगों को, अगर उन्हें टीबी नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि उनके संक्रमण होने का चांस बहुत ज़्यादा है, उनको भी एक हफ्ते की डोज टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट देने का और सारी कंट्री में इंट्रोड्यूस करने का बड़ा एम्बिशियस प्लान है। और बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी सर, ये काफी अच्छी जानकारी दी आपने और बहुत ही एनकरेजिंग है अगर इस तरह की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारा जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2025 तक का, हम उस तरफ उसके करीब से करीब पहुंचने की कोशिश करें। पहले तो उसको पूरी तरह से हम पालें, अगर जिन भी वजहों से अगर हल्का फुल्का डिले हो तो वो ज़्यादा डिले ना हो। बहरहाल
बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर रविंद्र दीवान, थैंक यू सर। डॉक्टर पल्लवी साहब, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर अरूप बसु, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।